सॉफ्टवेयर इंजीनियर में एंटरप्रेन्योर बनना है भी तरीका देखिए मोटिवेशन हो ये ना हो कि यार कहां बोरियत वाली जगह पे जा रहे हैं और क्या है यू हैव टू ब्रेक अ फ्यू रूल्स एज वेल मतलब इस बेस्ड कंपनी में ना क्लाइंट्स जो हैं वो बस बंदूक लेके खड़े होते हैं और आप टाइम पे घर नहीं जा सकते तो ये कुछ फैक्टर्स क्लियर करेंगे क्या होता है सर्विस बेस्ड में और क्या you can start working with money making businesses बात चलती होती है कि always choose your boss rather than the job like बहुत ज्यादा जो स्टार्टअप्स के साथ हम काम जो कर रहे होते हैं अगेन तो वो चूंकि many of the time क्लाइंट भी किसी गार्ड या किसी एंजल इन्वेस्टमेंट या बड़े प्री सीड राउंड से काम कर रहा होता है उसके ऊपर भी बहुत ज्यादा प्रेशर बहुत ज्यादा छुपा के रखते हैं तो फिर मैनेजमेंट के लिए कुछ दरवाजे खोलना बड़ा मुश्किल हो जाता है ऐसे जो कि शायद वो खोल सकते थे अगर उनसे चीजें वेल कम्युनिकेटेड होती एक खास हद तक क्लाइंट को आपने मतलब जरूर लेवरेज देनी है एंटरटेन करना है इफ इट बिकम्स अ फाइट तो हम विल ऑलवेज सपोर्ट आवर ओन टीम लेकिन आपकी प्रोडक्ट आपकी टीम होती है स्टूडेंट्स किस तरह से अपने आप को बेहतर करें इंटरव्यू के लिए स्किल इज इंपॉर्टेंट रादर देन डिग्री व्हाट इज योर पर्सपेक्टिव स्किल इंपॉर्टेंट है या डिग्री एंड आई बिलीव कि यस जो स्किल सेट है एट द एंड ऑफ द डे वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पाकिस्तान की आईटी इंडस्ट्री कितना अफेक्ट और ये लेऑफ्स मैं समझता हूँ अगेन एज कंपेयर टू द हायरिंग्स अगर आप इन टर्म्स ऑफ नंबर देखें तो बहुत कम है अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स होपफुली आप खैरियत से होंगे हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक बहुत डायनामिक और प्रोग्रेसिव पर्सनालिटी से मेरे साथ मौजूद होंगे आज एजाज अहमद ये सीटीओ के डेजिग्नेशन पर काम कर रहे हैं जी हाँ चीफ टेक्निकल ऑफिसर के तौर पर प्रिजर्व सॉफ्टवेयर कंपनी में और माशाल्लाह इनकी अचीवमेंट है ये कि ये यूएस में एक सॉफ्टवेयर कंपनी है प्रोडक्ट बेस्ड लेगेसी स्वीट और ये उसके साथ भी एज सीटीओ काम कर रहे हैं इनका जर्नी बेसिकली एक एम्प्लॉय एक नॉर्मल सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पे स्टार्ट हुआ था बट ही अचीव्ड दिस डेजिग्नेशन विद द हेल्प ऑफ हिज मोटिवेशन डेडिकेशन हार्ड वर्क तो आज की ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है इनके पर्सपेक्टिव से कि हम ऐसे लोग जो एक नॉर्मल सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और वो अपनी लाइफ में सी लेवल अचीव करना चाहते हैं यानी कि एग्जीक्यूटिव लेवल लाइक सीटीओ बनना चाह रहे हैं सीईओ बनना चाह रहे हैं एक अपर लेवल पे जाना चाह रहे हैं अपने जर्नी के अंदर तो उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो एजाज अहमद की स्टोरी से किस तरह से चीजें सीख कर ग्रो कर सकते हैं तो हम ले चलते हैं आपको एजाज अहमद के पास और हम आज उनकी बातों से बेनिफिट लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम एजाज कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम जी। सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच आपने एक बिजी स्केड्यूल में से हमें टाइम दिया ये पॉडकास्ट करने के लिए तो बहुत बहुत शुक्रिया इस हवाले से तो ये बता दीजिए कि इसके बिहाइंड मोटिवेशन क्या थी इस पॉडकास्ट को करने में पॉडकास्ट और वैसे सोशल मीडिया से मैं ज़रा दूर रहता हूँ मतलब मेरे बहुत से दोस्तों की मेरे से शिकायत होती है लेकिन मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ के लिए थोड़ा सा विलिंग हूँ मेरे लेटेस्ट सॉर्ट ऑफ गोल्स में कह लें कि हमने जो पॉजिटिव लोग कंटेंट जो बना रहे हैं राइट वो उसको ज़रूर अप्रिशिएट करना है बिकॉज देयर इज़ अ लॉट ऑफ नेगेटिव कंटेंट आउट देयर जिसको बहुत सी दुनिया जो है वो फ्री में प्रमोट किए जा रही है। थैंक यू वेरी मच। तो व्यूवर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आज हम एजाज के साथ 3 से 4 सेक्शंस पे बात करेंगे अपनी इस पॉडकास्ट में। पहले सेक्शन में हम ये जानेंगे कि इनकी सक्सेस स्टोरी क्या थी ये एक नॉर्मल सॉफ्टवेयर इंजीनियर से सीटीओ के डेजिग्नेशन तक किस तरह से पहुंचे और इस पूरे जर्नी में बहुत सारे अनइवन इंसिडेंट्स होते हैं सम टाइम यू फील बैड ऐसे चैलेंजेस होते हैं जिनको फेस करना इजी नहीं होता तो उस सिचुएशन में इन्होंने चीज़ों को किस तरह से एब्जॉर्ब किया। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्टूडेंट्स के हवाले से कि स्टूडेंट्स जब इंटरव्यू के लिए आते हैं तो उनको किस तरह से प्रिपरेशन करनी चाहिए ये एजुकेशन सेक्टर में क्या गैप्स देख रहे हैं बहुत सारे लूप होल्स हैं जो स्टूडेंट्स को इम्प्रूव करने हैं अपने इंटरव्यूज के पर्सपेक्टिव से। फिर हम पाकिस्तान के इकोनॉमिक क्राइसिस पे बात करेंगे कि वो किस तरह से अफेक्ट करती है आईटी इंडस्ट्री को और ले ऑफ्स जो सारा सिनेरियो होता है उसमें किस तरह से एम्प्लॉयज और एंटरप्रेन्योर्स अफेक्ट होते हैं। उसके बाद हम लास्टली बात करेंगे कि फ्यूचर में कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं जिनका एरा आ रहा है और साथ में कि आईटी इंडस्ट्री पाकिस्तान को फिक्स कर सकती है या नहीं पाकिस्तान के इश्यूज को और लास्टली हम बात करेंगे कि एजाज के लिए सक्सेस की क्या डेफिनेशन है। तो हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। अच्छा एजाज मुझे ये बताइए कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने एंटरप्रेन्योर बनना है कोई तरीका? जी बिल्कुल एक तरीका है और मैं समझता हूँ कि दिस इज़ अ डिफरेंट वे। मैं भी इसी तरह से आई क्लाइंब अप इन माई करियर और ये चीज़ बिल्कुल एग्जिस्ट करती है जो कि बहुत से जॉब सेक्टर के जो इंजीनियर्स हैं उनको नहीं आइडिया इस चीज़ का और वो समझते हैं कि उन्हें बिल्कुल एक ज़ीरो से स्टार्ट लेना है ज़ीरो से बिजनेस बनाना है और अपनी जॉब क्विट करनी है और सब चीज़ों को पीछे छोड़ के ही वो ये सब चीज़ें कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब मैं समझता हूँ कि जब भी कोई बंदा अपना आईटी करियर स्टार्ट कर रहा हो तो ऑलवेज वो एक बड़ी मशहूर लिंक्डइन वगैरह पे भी बात चल रही होती है कि ऑलवेज चूज योर बॉस
rather than the job. तो एक Right. mentor बहुत ज़्यादा अच्छा होना चाहिए, एक गाइडलाइन बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए. Right. उसमें फिर आप चंद पैसों को या चंद एक्स्ट्रा माइल जाने को, हार्डशिप्स को, कुछ प्रोडक्ट की कॉम्प्लेक्सिटी को और इन चीज़ों को साइड पे रख दिया करें और फॉलो समबडीज लीड, क्योंकि हमारा सेक्टर बहुत ज़्यादा वास्ट है. Right. और उसमें अगर एक बंदा इंटरनेट की दुनिया में जैसे खो जाता है और घंटों गुजर जाते हैं, पता नहीं चलता. इसी तरह टेक इंडस्ट्री में भी बहुत से लोग जंप इन करते हैं, वो चूंकि इतना बड़ा समुंदर है कि आपकी बहुत सारे ज़िंदगी के साल गुजर जाते हैं और आपको पता नहीं चलता कि आप कहाँ रीच किया. सो बेसिकली मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि गाइडलाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होनी चाहिए. यू शुड हैव अ ग्रेट मेंटोर. सो इस सब के बाद अब हम जैसे फ्रेजर में या जहाँ भी काम कर रहे होते हैं वहाँ भी ये वाली अपॉर्चुनिटी ज़रूर रखते हैं. किसी भी इंजीनियर को ऐसा फील नहीं करवाया जाता बिल्कुल भी कि वो एम्प्लॉय है और एक मतलब लॉन्ग टर्म में भी एम्प्लॉय देखे जाएंगे. Right. तो हम लोग एक तो ये कि टीम का बहुत ज़्यादा इंक्लूसिव कल्चर रखने की कोशिश करते हैं, जिसमें ग्रोथ और लर्निंग के फैक्टर्स जो हैं वो इंक्लूसिव हो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एक डायरेक्शन फॉलो कर सकें. और ऑन टॉप ऑफ इट उनके लिए बहुत ज़्यादा सुबह उठ के ऑफिस आना मुश्किल ना हो, ये सोचिए कि यार बस किसी का काम करी जा रहे हैं और खुद कुछ भी, यानी कि मोटिवेशन हो, ये ना हो कि यार Yes. कहाँ बोरियत वाली जगह पे जा रहे हैं और क्या एक You have to break a few rules as well. मतलब हम बहुत ज़्यादा बाय द बुक या बाय द रूल इस तरह नहीं चल रहे होते कि यार अच्छा एक बच्चे को 3 साल लगेंगे तो वही उसको मतलब एक सीनियर इंजीनियर कहा जाएगा, या 5 साल लगेंगे तो भी सीनियर इंजीनियर कहा जाएगा. हम इन सब चीज़ों को अराउंड स्किल सेट लेके चलते हैं. Right. अब वो स्किल सेट अगर एक बंदा 1 साल में अचीव कर लेता है तो राइट देयर एंड देन he has the right to be called senior software engineer as well, because that time जो है वो सबसे ज़्यादा important investment भी है. और अगर आप वो जंप कर रहे हैं अपने करियर के अंदर, तो मेरे ख्याल से that is the best thing that can happen to a job sector. राइट. अच्छा, ये वीडियो बहुत सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स भी देख रहे होंगे, तो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर पार्ट टाइम एक फ्रीलांसर भी होता है और ये चीज़ किसी से भी छुपी नहीं हुई. हमें ये बताएं कि एक फ्रीलांसर के क्या चैलेंजेस होते हैं, वो एक बड़े स्केल तक क्यों ग्रो नहीं कर सकता है. अच्छा, इसमें मैं सबसे पहले तो एक आपके सवाल की तरफ आता हूँ बाद में, जो ये एक इटसेल्फ एक प्रॉब्लम है जो कि बहुत सी कंपनीज भी फेस कर रही होती हैं कि यार कुछ बच्चे फ्रीलांसिंग कर रहे हैं और छुप के कर रहे हैं. अब इसमें मेरा थोड़ा सा बच्चों के लिए मैसेज होगा कि यार अगर आप इस तरह का कुछ कर रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ डू ट्राई कि आप इस चीज़ को कम्युनिकेट करके चलें. ठीक है, क्योंकि मैनी ऑफ द टाइम्स फाउंडर्स को अगर काम और चीज़ें मिल रही हैं, क्योंकि आईटी सेक्टर में कल्चर ये है, हर कंपनी ऐसे ही कहती है, हर कंपनी ऐसे ही बता रही होती है कि अगर काम और वो डिलीवरीज इंश्योर हो रही हैं तो उन्हें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप फिर अपनी पर्सनल टाइम में या पर्सनल लाइफ में क्या कर रहे हैं. Exactly. लेकिन मैनी ऑफ द टाइम्स अगर आप ये चीज़ें बहुत ज़्यादा छुपा के रखते हैं तो फिर मैनेजमेंट के लिए कुछ दरवाजे खोलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, ऐसे जो कि शायद वो खोल सकते थे अगर उनसे चीज़ें वेल कम्युनिकेटेड होती. फॉर एग्जांपल, अगर एक एम्प्लॉय फ्रीलांसिंग करके ये समझ रहा है कि ही कैन अर्न फ्यू एक्स्ट्रा बक्स, तो मे बी अगर वो एक मतलब अपनी मैनेजमेंट में ये चीज़ बात करे कि यार अच्छा मेरी जो नीड्स हैं या मेरा जो आगे प्लान्स हैं, दे रिक्वायर मोर मनी, जो कि मैं यहाँ पे अर्न कर रहा हूँ उससे, तो मे बी देयर इज एन अपॉर्चुनिटी जो कि वो आपके लिए ओपन कर दें और वही एक्स्ट्रा टाइम शायद आप उस कंपनी के साथ लगा के ग्रो कर जाएं, या वही एक्स्ट्रा टाइम आप शायद मैनेजमेंट को देके वहीं टीम लीड बन जाएं. आई मीन टन्स ऑफ यू नो पॉसिबिलिटीज. लेकिन मेरे ख्याल से ये कम्युनिकेट करके चलना ऑलवेज बेनिफिशियल होता है, वरना यस जो पता तो सबको है और चल भी जाता है और इतना ज़्यादा फायदा नहीं है इस सारी चीज़ों को इस तरह से लेके चलने का. राइट. ऑन टॉप ऑफ इट जो आपने कहा कि फ्रीलांसर बहुत ज़्यादा स्केल नहीं कर पाते हैं या वो नहीं कर या एंटरप्रेन्योर कैसे बन सकते हैं या नहीं. अच्छा, वैसे मतलब मेरे रीसेंट एक्सपीरियंस में तो बहुत से लोग एंटरप्रेन्योर्स बन रहे हैं आउट ऑफ फ्रीलांसिंग एंड व्हिच इज अ ग्रेट थिंग. लेकिन जो कुछ लोग नहीं कन्वर्ट कर पाते completely into setting up complete वो बिजनेस इंडिपेंडेंटली, उसमें मेरे ख्याल से मेनली बिजनेस साइड ऑफ चीज़ें जो है वो ओवरलुक कर देते हैं, क्योंकि प्रोग्रामर्स का या टेक्निकल लोगों का अक्सर ये बहुत बड़ा मसला होता है कि वो हर चीज़ को टेक्निकली डीप सोचने लग जाते हैं. Right. जैसे आई स्टिल रिमेंबर द डे मैं अपनी जब पहले इंटर्नशिप पे गया तो जो हमारे लिए इंटरव्यू क्वेश्चन था उसमें एक बेसिक सी एसक्यूएल क्वेरी थी, और मैंने जब वो लिख दी तो मतलब मेरे वहाँ पे जो भी इंटरव्यूअर थे उन्होंने कहा यार वैसे हैरत की बात है आपने ये ठीक लिख दी है, बहुत से बच्चे तो ज्वाइन लगा के जा रहे हैं. ठीक है, तो वो प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है कि वो डेटा एक ही टेबल में पड़ा हुआ है, लेकिन चूंकि ज़हनी कॉम्प्लेक्स और टेक्निकलिटीज की तरफ चल रहा है कि अच्छा मैं आज इंटरव्यू देने आया हूँ और मैं पढ़ के क्वेश्चन आया हूँ, तो बहुत दफ़ा इस चीज़ों को इस तरह से हम लोग ले जाते हैं. इसलिए फ्रीलांसर्स भी सम ऑफ द टाइम्स आई फील जिनसे मेरी कभी कोई बात होती है तो वो इसी चैलेंज का शिकार होते हैं कि आप वो टेक्निकली बहुत ज़्यादा चीज़ों को सोच रहे होते हैं, लेकिन वो ओवरऑल बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग को ओवरलुक कर रहे होते हैं कि हमारा बिजनेस इज सेल्स, हमारा बिजनेस इज
सर्विसेज मॉडल, उसके जो प्रोज एंड कॉन्स हैं उनके साथ डील करके ही चलना पड़ेगा। Right. तो बिजनेस सेंस को हमेशा प्रायोरिटाइज करें, और बट आपको एक टाइम पे ये कोडिंग और जो शायद आप काम पहले एज अ फ्रीलांसर कर रहे थे वो नहीं करना चाहिए भी आइडियली, और आप नहीं कर रहे होंगे तो ही आप बिजनेस अपने को सेटअप भी कर सकेंगे, स्केल भी कर सकेंगे। आईटी इंडस्ट्री में काम करते हुए बहुत सारे चैलेंजेस आप फेस करते हैं, अनइवन इंसिडेंट्स होते हैं, प्रोजेक्ट चलता चलता क्रैश हो जाता है, टीम कम करनी पड़ जाती है, तो ऐसे कुछ इंसिडेंट्स हमारे साथ शेयर करें जिससे हम कुछ ना कुछ लेसन भी गेन कर सकें कि हाउ वी कैन हैंडल दैट सिचुएशन। अच्छा, अब इसमें जो एक चीज़ मैंने सीखी है, और ऑब्वियसली वो अपने ही फेलियर्स और उन चीज़ों से प्रॉब्लम से ही सीखी है, वो ये कि एक कंसिस्टेंट लेवल ऑफ जो हार्डवर्क है ना वो करते रहना चाहिए। ठीक है। मैनी ऑफ द टाइम्स दिस हैपेंड विद मी एज वेल, एंड आई बिलीव बहुत से हमारे दोस्त हज़रात भी हैं जिन जो इस तरह से ही कुछ आईटी सर्विसेज कंपनीज रन कर रहे हैं। हम जैसे ही कुछ अच्छे चंद प्रोजेक्ट्स या लीड्स लैंड कर लेते हैं, उसके बाद थोड़ा सा ज़रा कंफर्ट जोन में हो जाता है, जो कि उस टाइम ज़रा वेल डिजर्व लग भी रहा होता है, लेकिन इवेंचुअली मेरे ख्याल से ये वही एग्जैक्टली टाइम होता है जिसमें आप शायद जो 4 प्रॉब्लम्स पहले थी उनसे आप फ्री हैं, तो आप बिजनेस को स्केल कर लें। ठीक है। तो हम थोड़ा सा वो सर्वाइवल मोड पे चले जाते हैं, थोड़ा सा कंफर्ट जोन में चले जाते हैं कि यार बस ठीक है, जो 4 प्रॉब्लम्स थी वो एड्रेस हो गई हैं, वी प्लान्ड इन समथिंग बिग फॉर द नेक्स्ट ईयर और सो, तो वी आर सॉर्टेड। अब जब इस तरह की किसी चीज़ में फिर ऊंचा नीचा आ जाता है, और वो सर्विसेज मॉडल में अक्सर आता है, बहुत मुश्किल होता है कस्टमर्स को या क्लाइंट्स को सेटिस्फाई करना, वो चाहे कोई भी सर्विसेज मॉडल हो, वेदर इट्स आईटी और एनी अदर इंडस्ट्री। तो वहाँ पे फिर प्रॉब्लम ये आ जाता है कि वो चीज़ें इतनी ज़्यादा चूंकि वेल प्रोजेक्टेड नहीं होती, बहुत ज़्यादा वो नहीं होता, तो जैसे ही उस प्रोडक्ट को कुछ होता है तो फिर आप ही प्रॉब्लम, और इट हैपेंड विद अस एज वेल। और समझ लें कि हम अनफॉर्चुनेटली सर्विसेज इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा जो थोड़ा सा मिड लेवल है, जैसे हम लोग भी हैं, हम ज़्यादातर जो है वो स्टार्टअप्स के ऊपर रिलाई कर रहे हैं। Right. स्टार्टअप इंडस्ट्री ऐसी है कि वो बाय स्टार्ट जो है वो 90% स्टार्टअप्स फेल होते हैं। ठीक है। Exactly, yes. अब अगर हम कंप्लीटली एक ऐसी ऑडियंस पे अपना मतलब कस्टमर बेस बना के बैठे हैं जिसमें से पता है 90% ऑडियंस फेल होते हैं, तो वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। दिस इज समथिंग जो कि मैंने भी द हार्ड वे सीखा। मतलब मेरे साथ भी ऐसा हुआ, आई फेल्ड इनटू अ फ्यू सिनेरियोज एज वेल। तो मैंने सीखा आई आइडियली वांट कि हाँ, अगर जो भाई कुछ बैठे लोग आज हमारी बात सुन रहे हैं तो यस दे नीड टू नो दिस। अच्छा, यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन पुट करूंगा, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, सर्विसेज बेस्ड कंपनी, आप क्या समझते हैं कौन सी कंपनी होनी चाहिए या दोनों होनी चाहिए? उसमें मैं कुछ अपने जो हमारे मिलने वाले एम्प्लॉयर्स हैं, लोग जो जॉब कर रहे हैं, उनका भी मैं फीडबैक शेयर करूंगा कि जो सर्विसेज बेस्ड कंपनी है ना, उसको वो कर्ज समझते हैं। ठीक है, वो ये समझते हैं कि यार सर्विस बेस्ड कंपनी में ना क्लाइंट्स जो हैं वो बस बंदूक लेके खड़े होते हैं और आप टाइम पे घर नहीं जा सकते। तो ये कुछ फैक्टर्स क्लियर करेंगे, क्या होता है सर्विस बेस्ड में और क्या बेहतर होता है? ठीक है। अच्छा, जो प्रोडक्ट वर्सेस सर्विसेज है, ये अक्सर बहस होती है, एंड मैं अपना पर्सनल ओपिनियन आपको बताता चलूँ तो यस, आई फील लाइक प्रोडक्ट कंपनीज आर मोर हैप्पियर, या वो उस टाइप की वर्क प्लेसेस हैं फॉर एम्प्लॉइज स्पेशली, क्योंकि प्रोडक्ट में आपके पास बहुत ज़्यादा कंट्रोल होता है। आप कुछ स्प्रिंट्स, कुछ फीचर्स डिले भी हो जाए तो आप शायद मसला नहीं है, किसी तरह से बेयर कर रहे होते हैं, जबकि सर्विसेज में यस यू हैव टू फॉलो द टाइमलाइंस, यू हैव टू, आपकी पेमेंट्स इन मतलब स्पेशली बहुत ज़्यादा बाइंड होती हैं विद द माइलस्टोन्स। अब वो it becomes a company's problem overall, कि अगर एक भी प्रोजेक्ट का मतलब मसला हो रहा है ना, वो पूरी कंपनी को बड़ी अजीब तरह से फिक्स करना होता है। तो यस, सर्विसेज में ये वाले चैलेंजेस हैं, लेकिन यहाँ पे मैं ये बात जरूर कहूँगा कि सर्विसेज मॉडल इज नॉट अ बैड मॉडल अगर आप इन मसलों से गुजरते हुए आगे इन मसलों का हल नहीं बिल्ड कर लेते। अब जो इस तरह के प्रॉब्लम्स का हल है, दैट इज टू स्टार्ट वर्किंग विद, जो मैंने अभी पीछे भी बात की कि स्टार्ट वर्किंग विद मनी मेकिंग बिजनेसेस। बहुत ज़्यादा जो स्टार्टअप्स के साथ हम काम जब कर रहे होते हैं अगेन, तो वो चूँकि मैनी ऑफ द टाइम्स क्लाइंट भी किसी ग्रांट या किसी एंजल इन्वेस्टमेंट या बड़े प्री सीड राउंड से काम कर रहा होता है, उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। वो प्रेशर ट्रांसफर आगे फिर टीम तक भी होता है ऑन टॉप ऑफ इट। अगर लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि आप इस कंप्लीटली स्टेप को ही स्किप करके आगे चल सकते हैं। सर्विसेज में ये स्टेप करना पड़ता है, आपको बहुत से स्टार्टअप का काम करना पड़ता है इनिशियली, लेकिन हाँ, एज सून एज यू बिल्ड दैट स्पेस जहाँ पे आप उससे निकल सकें, मे बी work with some मतलब start doing some partnerships, whether it be Microsoft, whether it be Odoo has started marketing in Pakistan as well. तो कहीं जो एंटरप्राइज साइड है, एंटरप्राइज साइड ऑफ द सर्विसेज है, उस साइड पे गैप बिल्ड होते साथ ही जहाँ पे जरूर करें तो आप इंशाल्लाह इस प्रॉब्लम से इवेंचुअली विल गेट रेड ऑफ इट। तो हम जब बहुत ज़्यादा देर उस सेम सेट ऑफ ऑडियंस के साथ स्टिक रहते हैं तो प्रॉब्लम जो है वो फिर एम्प्लॉइज और आगे वर्क प्लेस के होल कल्चर को जो है वो इम्पैक्ट करता है। राइट। अच्छा, बात को आगे बढ़ाते हैं, एक बड़ा अहम क्वेश्चन है कि जनरली प्रोजेक्ट्स जो हैं वो क्लाइंट पे रिलाई कर रहे होते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली जो इन्वेस्टमेंट है वो क्लाइंट की होती है और टीम काम कर रही होती है।
टीम जो है, एम्प्लॉयज जो है वो इंपॉर्टेंट होते हैं इस फील्ड में या क्लाइंट इंपॉर्टेंट होता है? ये बहुत बात होती है इस इंडस्ट्री में कि लाइक क्लाइंट इज इंपॉर्टेंट और टीम, तो आपका क्या पर्सपेक्टिव है इस हवाले से? अच्छा, इसमें मेरे ख्याल से जो सर्विसेज मॉडल है और जिस तरह से मैं खुद भी चलता हूँ मैं वही बताऊंगा, क्योंकि कुछ और बताएंगे कुछ और बताऊंगा तो मेरे भी टीम मेंबर्स हैं। राइट। जिस तरह से हम भी चलते हैं वो ये है कि हम समझते हैं कि यार एक खास हद तक क्लाइंट को आपने मतलब जरूर लेवरेज देनी है, एंटरटेन करना है, लेकिन यस एट द एंड ऑफ द डे मैंने if it becomes a fight तो हम will always support our own team और team is always, because देखिए एज अ सर्विसेज कंपनी भी आप एक तरह की प्रोडक्ट कंपनी होते हैं अंडर द लाइन, लेकिन आपकी प्रोडक्ट आपकी टीम होती है। एग्जैक्टली। ठीक है, और आप जब तक उस टीम के ऊपर री इन्वेस्ट नहीं करेंगे, उस टीम के साथ एक रिलेशनशिप बिल्ड करके नहीं चलेंगे और उस टीम को एम्पावर नहीं करेंगे, और तो मे बी दिस विल इम्पैक्ट यू इन अ बिगर रन बड़े बुरी तरह से। राइट। सो इसका मतलब है कि आपका एसेट आपकी टीम है। यस, 100%। सो इट्स वेरी पॉजिटिव थिंकिंग और ये बड़ी अच्छी बात है माशाल्लाह हमारी इस इंडस्ट्री में रहते हुए। अच्छा, ये अगला सेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स, यूनिवर्सिटी के बच्चे जो डिग्री खत्म करने वाले हैं, आखिरी सेमेस्टर में हैं या इंटरव्यूज दे रहे हैं इंटर्नशिप्स के लिए, एजाज आप क्या फील करते हैं कि जब बच्चे इंटरव्यू देते हैं आपको आके, बहुत सारे लूप होल्स, लैग्स आप फील कर रहे होते हैं बच्चों में, वो गाइड करें हमें कि स्टूडेंट्स किस तरह से अपने आप को बेहतर करें इंटरव्यू के लिए? वो चीज़ जो कि हम बहुत ज़्यादा फेस करते हैं वो ये है कि इंटरव्यू की प्रिपरेशन लोग नहीं करके आते हैं अक्सर। इट इज़ वेरी हार्ड फॉर सम पीपल। अच्छा, इसमें यहाँ मैं एक पॉइंट ऐड करता हूँ, इंटरव्यू प्रिपरेशन करने के लिए एक कैंडिडेट को क्या क्या करना चाहिए, वो आप आसान स्टेप्स बता दीजिए ताकि। अच्छा, मैं आपको बहुत आसान स्टेप्स बताऊँ और वो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इट इज़ मेनली अराउंड द जॉब डिस्क्रिप्शन जो एक कंपनी ने पोस्ट की है, क्योंकि वो किसी ने बैठ के बनाई है और पोस्ट की है। राइट। तो सबसे पहले तो उस चीज़ को एड्रेस करें। ठीक है। सेकेंडली, जो एक रेज्यूमे आपने खुद बिल्ड किया है उसमें जो चीजें लिखी हैं जो कि आप बहुत बढ़ा चढ़ा के भी अक्सर लोग लिख देते हैं, Exactly. आप उनको जस्टिफाई करें। आपका इंटरव्यू कैन नेवर गो रॉन्ग। राइट। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं करना चाहूंगा, एजुकेशन सेक्टर एक बिजनेस बन चुका है इस वक्त, क्योंकि हजारों बच्चे सीएस करके निकल रहे हैं हर साल और उनकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पता चलती है जब वो इंटरव्यू टेबल पे बैठते हैं आके। तो आपके ख्याल में एजुकेशन सेक्टर, हमारी जो यूनिवर्सिटीज आईटी की डिग्री करवा रही हैं, वो एक बिजनेस बन चुका है या वाकई वो आईटी की डिग्री करवा रही हैं? आपका क्या पर्सपेक्टिव है इस बारे में? अच्छा, इसके अंदर मेरे ख्याल से जो एजुकेशन का प्रॉब्लम है वो पाकिस्तान का बहुत पुराना प्रॉब्लम है, कुछ नया नहीं है, लेकिन अब उसको जिस तरह से हैंडल जिस फैंसी तरीके से किया गया है थ्रू इन्वेस्टर्स, उसको वाकई में एज अ बिजनेस ट्रीट किया जा रहा है। राइट। मेरा ये अपना पर्सनल पर्सपेक्टिव है। बहुत से बच्चे, ऐसा नहीं है कि बच्चे आपको सक्सेसफुल या इंटरव्यूज विन करते हुए या जॉब्स लैंड करते हुए नहीं मिलेंगे, लेकिन आप उन्हीं बच्चों से एक दफा सिर्फ चेक इन करेंगे उनकी अपनी उसमें क्या एफर्ट थी या उस इंस्टीट्यूट की क्या एफर्ट थी। Right. तो मैं अक्सर ये बात करता हूँ कि हैट्स ऑफ टू दिस न्यू जनरेशन। ये बच्चे बहुत ज़्यादा स्मार्ट हैं एज कम्पेयर टू जो हम जिस टाइम में हम लोग ग्रेजुएट हुए या उससे पहले हम लोग बहुत ज़्यादा ही एजुकेशन के अराउंड, यार एक हमारे हमारे घरों में पुराना एक ये डायलॉग भी चलता है कि बच्चे में पहले पढ़ लेने दो, Right. उसकी एजुकेशन कंप्लीट हो जाए फिर वो कहीं पैसों का नाम भी सुने। Right. ये वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा चेंज होता जा रहा है, जो कि मुझे बड़ा जबरदस्त लगता है। आजकल के नए बच्चे यूनिवर्सिटी टाइम से ही फ्रीलांस करते हुए आ रहे हैं, अपने प्रोडक्ट्स पे काम करते हुए आ रहे हैं। Right. आपको बहुत अमेजिंग वो चीज़ें देखने को मिलती हैं जो पहले नहीं थी। तो आई अगेन से हैट्स ऑफ टू दिस जनरेशन, लेकिन अगर इसमें इंस्टीट्यूट्स अपना कंट्रीब्यूशन डालने लग जाएं तो देयर वुड बी अ ह्यूज इंपैक्ट जो कि वो देखेंगे, स्पेशली इन आईटी इंडस्ट्री। राइट। अच्छा, मैं एक चीज ऐड करूंगा यहाँ पे, हमारे एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं और वो आईटी में भी काफी काम करते हैं, आजाद चायवाला। उनका पर्सपेक्टिव ये उनको बहुत सुना जाता है, वो ये कहते हैं कि स्किल इज इम्पोर्टेंट रादर देन डिग्री। व्हाट इज योर पर्सपेक्टिव, स्किल इम्पोर्टेंट है या डिग्री? अच्छा, मैं वैसे अगेन सोशल मीडिया पे इतना नहीं हूँ तो मुझे आइडिया नहीं है। मैं अगर ज़्यादा अगर उनको फॉलो करता हूँ तो मुझे आइडिया हो, लेकिन अगर ये दैट्स द स्टेटमेंट दैट ही मेक्स, तो इसमें मैं कहूँगा कि ज़्यादा गलत नहीं है ये स्टेटमेंट। Right. अगर एक्चुअली एग्जीक्यूट हो रही है इस तरह से तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छी बात है। और ये थोड़ा सा अगर आप पढ़ेंगे तो वेस्ट में भी एक कल्चर चलने लग गया जिसमें वो प्राइमरली बहुत स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम्स एक सेमेस्टर करवाने लग गए हैं रादर देन कंप्लीट 4-5 साल की डिग्रीज। तो ये काम अभी आई गेस लाम्स ने भी स्टार्ट किया है, वो अपने जो कुछ आई थिंक साइंस एंड टेक्नोलॉजी के डिपार्टमेंट्स उन्होंने स्टार्ट किया। Right. तो वो एक सेमेस्टर करवा रहे हैं जनरेटिव एआई पे भी, एक सेमेस्टर करवा रहे हैं वो किसी और डिफरेंट टेक्नोलॉजी पे भी, ब्लॉकचेन पे भी, जो कि कोई भी बंदा जाके अटेंड कर सकता है। तो ये जो कल्चर है ये अब वेस्ट में बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है, बिकॉज अब इतना ज़्यादा एक तो ये कि आपको चूंकि इंटरनेट और स्पेशली अब ये एआई ने जिस तरह से नया कि जो डिसरप्ट है नॉलेज का जो कि अवेलेबल है ऑल द टाइम Like ChatGPT and all. एट द palm
ऑफ योर हैंड, हर वक्त ये चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं। आपको बहुत ज़्यादा इन एंड आउट डीप 5-6 साल की स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बहुत ज़्यादा फॉर एग्जांपल एक स्ट्रगलिंग फैमिली से बिलोंग करते हैं जिनके पास शायद 4 साल की 6 साल की मोहलत ही नहीं है कि उनका बच्चा बैचलर्स करे, मास्टर्स करे, फिर पीएचडी करे, फिर कोई सरकारी जॉब के लिए अप्लाई करे, फिर एनटीएस दे और फिर 2 से 3 साल वेट करेंगे, उधर से कॉल आ जाएगी, तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छी चीज़ें हैं ये। एंड आई बिलीव कि यस, जो स्किल सेट है एट द एंड ऑफ द डे वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर ये कोई भी आप समझे, जैसे कोविड टाइम आया, तो कोविड टाइम में भी जब जो लोग स्किलफुल थे उनकी लाइफ बिल्कुल भी शायद इंप्रूव हुई हो, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब नहीं आया लाइफ के अंदर। राइट। लेकिन यहाँ मैं एक चीज ऐड करूंगा कि आई हैव सीन सो मेनी पीपल, उन्होंने विद ओनली स्किल विदाउट स्टडीज बहुत एक्सेल किया लाइफ में। लेकिन हमारे पाकिस्तान की मेरा ख्याल है 90% सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं जो सीवी में 16 ईयर ऑफ एजुकेशन देखती हैं और फिर इंटरव्यू के लिए बुलाती हैं। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे, ये चीज जरूरी है? क्योंकि आपके पर्सपेक्टिव से तो मुझे ये लग रहा है कि 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन जरूरी नहीं है, सिर्फ स्किल होनी चाहिए। मैं ऑनेस्टली इस चीज़ को वैसे नहीं देखता और बहुत सी बाहर भी कंपनीज नहीं देखती हैं। ठीक है। आई बिलीव पाकिस्तान में भी कुछ कंपनीज को मैं जानता हूँ जो इन चीज़ों को अब नहीं देखती हैं, बिकॉज ऑनलाइन लर्निंग और ऑनलाइन कोर्सेज का एक बड़ा स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट भी है, उस चीज़ का एक ट्रेंड भी है। तो बहुत से स्पेशली इन डिज़ाइन डिपार्टमेंट बहुत से बच्चे BS इस्लामियात करके भी जो है वो बड़े ज़बरदस्त UI UX डिजाइनर्स बने। द इनिशिएटिव जो भी गवर्नमेंट ने लिया, ये आफा क्रीम इनक्यूबेटर सेंटर्स का भी, टेक्नोलॉजी सेंटर्स का, तो दीज थिंग्स आर इनेबलिंग पीपल टू बी एट अ लेवल जहाँ पे वो एक्चुअली काम कर सकते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से दिस कुड बी अ गुड टू हैव, नॉट समथिंग जो कि मस्ट हैव होना चाहिए। राइट। ऑलराइट। अच्छा, चलते हैं कुछ इकोनॉमिक फैक्टर्स पे बात करते हैं। दुनिया में इकोनॉमिक क्राइसिस आता है, वो हिट करता है पाकिस्तान को भी, ऑब्वियसली IT इंडस्ट्री भी अफेक्ट होती है। तो आपके ख्याल से कि जब भी ये होता है, पाकिस्तान की IT इंडस्ट्री कितना अफेक्ट होती है? अच्छा, इसमें मेरा जो पर्सपेक्टिव है थोड़ा सा डिफरेंट है अगेन, क्योंकि मुझे ये लगता है कि जो बाहर की दुनिया में बहुत बड़ी प्रोग्रेस या तरक्कियाँ होती हैं जिस दिन, वो भी पाकिस्तान को इफेक्ट नहीं करती बहुत ज़्यादा। अच्छा। और अगर वहाँ पे आज वॉल स्ट्रीट क्रैश हो जाए, वो भी पाकिस्तान को इफेक्ट करने में शायद कुछ दिन, कुछ हफ्ते लगे। तो हमारे तक ये इफेक्ट जो है ना वो ऑलरेडी पहुँच रहे हैं, क्योंकि हम एक ज़रा प्रोग्रेसिव कंट्री हैं। हाँ, और अभी उस रास्ते पे हम लोग हैं कि शायद कहीं पहुंच जाए, तो हमें बहुत ज़्यादा डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं आता, जिस वजह से मैं समझता हूँ कि हमारे पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होती है। जो एक इस तरह के डार्कर टाइम्स में जो एक सिल्वर लाइनिंग होती है, वो ये कंट्रीज होती हैं, पाकिस्तान लाइक कंट्रीज, जिन्होंने इस तरह के टाइम्स को कैपिटलाइज करना होता है इवेंचुअली। जब फॉर एग्जाम्पल रिसेशन का टाइम भी आया, तो बिकॉज ऑफ द होल करेंसी डिफरेंसेस और वो आपके मनी की वैल्यू का एक जो डिफरेंस है, उस वजह से शायद जो सर्विसेज आपका ये कंट्रीज प्रोवाइड कर सकती हैं, वो बाहर अभी कोई एंटरप्रेन्योर जो है वो अफोर्ड ही नहीं कर सकता। तो मुझे ये लगता है कि मतलब इकोनॉमिक क्राइसिस, यस दे डू अफेक्ट पीपल ऑन अ हायर लेवल, लेकिन ऑन द अदर साइड पाकिस्तान लाइक कंट्रीज के पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होती है। वो इस टाइम में जो कुछ इवल कंपनीज होती है ना, जैसे जिनके बारे में कहा जाता है कि जो क्राइसिस के टाइम पे बिल्ड होती है, ठीक है, तो ये आई बिलीव कि ये जो प्रोग्रेसिंग कंट्रीज होती है ना, ये इनके पास भी ये वाला चांस होता है। राइट। अच्छा, ले ऑफ्स एक बड़ा अहम और इम्पोर्टेंट एक कंपोनेंट है इस सारे सिनेरियो में। रिसेशन है, ले ऑफ है, 2023 बहुत ज्यादा फेमस है इस सब के लिए। ले ऑफ्स क्यों होते हैं और ये किस तरह से इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं अपना एंटरप्रेन्योर के ऊपर और जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं टीम्स में, कंपनीज में, उनके ऊपर? इसके हवाले से कुछ थोड़ी सी बात करें आप। अच्छा, इसमें ऑनेस्टली हम भी सॉर्ट ऑफ कोविड के बाद से या कुछ उससे पहले टाइम से भी कैचअप ही कर रहे थे। मतलब इतनी तेजी से चीज़ें जा रही थी, देयर वर मिलियंस ऑफ डॉलर्स जो कि फंड हो रहे थे डिफरेंट प्रोडक्ट्स को, और अब मतलब हम भी इस सारी स्पीड से कैचअप ही कर रहे थे कि वो इतनी ज़्यादा स्पीड थी कि इवेंचुअली मुझे वही सेम रीज़न भी लगती है इन सब चीज़ों का, कि जो एकदम से हाइपर ग्रोथ का एक एरा आया और वो जो 100x वाली बातें होने लगी, उन चीज़ों ने बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट किया है ओवरऑल। ये ले ऑफ्स मैं समझता हूँ अगेन एज कम्पेयर टू द हायरिंग्स, अगर आप इन टर्म्स ऑफ नंबर देखें तो बहुत कम है, क्योंकि अपॉर्चुनिटी या हायरिंग ज़्यादा हो रही है और ले ऑफ्स बहुत कम हो रही है। लेकिन ले ऑफ्स होने की वजह अगर आप पूछें तो मुझे ये लगता है कि चूंकि कंपनी जब एक बहुत ज़्यादा फंड होती है, वो शायद ओवरहेड्स बहुत ज़्यादा बिल्ड कर लेते हैं, और एक आई मीन यू आर अ डेवलपर योरसेल्फ एज वेल, तो मतलब अगर एक ई कॉमर्स एप्लीकेशन बनाने के लिए $150 मिलियन कोई कंपनी लेगी तो वो फिर कहाँ पे लगाएगी? तो इवेंचुअली जो एक 100x ग्रोथ वाला वो जो फैक्टर है, या इन चीज़ों ने एक डिफरेंट सॉर्ट ऑफ एक्सपेक्टेशन सेट कर दी, और देन मार्केट हैड डिफरेंटली 2023 में, इनफैक्ट 2022 में भी। तो ब्लॉकचेन और ये स्टार्टअप्स, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुई।
इवेंचुअली सब में, और ले ऑफ्स जो है वो हमें देखने को मिले। लेकिन ले ऑफ्स अगेन मैं समझता हूँ कि बहुत छोटा फैक्टर है एज कम्पेयर टू द अपॉर्चुनिटीज़ जो कि आई भी पाकिस्तान में और अभी भी आगे नज़र आ रही हैं। राइट। अच्छा, हमारे बहुत सारे आईटी के लोगों का ये मानना है, पर्सपेक्टिव है कि डॉलर्स ज़्यादा से ज़्यादा बाहर से पाकिस्तान आएंगे तो पाकिस्तान की इकोनॉमी स्टेबलाइज होगी, और आईटी एक्सपोर्ट जो है, आईटी सर्विसेज एक्सपोर्ट, उनको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा डॉलर पाकिस्तान की तरफ आए। क्या ऐसे ही है? क्या ऐसा ही होगा तो पाकिस्तान के मसले हल होंगे? अच्छा, इसमें एक बहुत अच्छा फैक्टर तो एक अच्छा रोल तो प्ले कर सकते हैं ये इंडस्ट्री इन डॉलर्स को, मैं मेरे ख्याल से अभी भी कह रही है। लेकिन ये दिस इज़ नॉट समथिंग जिस पे हम बिल्कुल एंटायरली रिलाई करने लग जाए, बिकॉज आई फील लाइक मेरे अपने मुख्तसर से एक्सपीरियंस में मैं देखता हूँ कि पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा रिलाई किया है फॉरेन रेमिटेंसेस पे, कि इवेंचुअली अपनी इंडस्ट्री बनाना भूल गए, या बनी नहीं थी तो उनको तबाह करके और सबको बाहर भेजना शुरू कर दिया कि करके क्या बस रेमिटेंस आती रहे। हमारे पॉलिटिशियंस ने इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स, इस तरह की फॉरेन पॉलिसीज बनाई जिन्होंने इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा इनेबल किया कि जो भी बाहर के कंट्रीज में कोई डेवलपमेंट का वर्क हो रहा है उसमें मजदूर तबका जो है वो पाकिस्तान से या इस टाइप की कंट्री से आए और इवेंचुअली वो कोई फॉरेन करेंसी या रेमिटेंसेस आने लग जाए। लेकिन आई फील है कि ये इन चीज़ों का हल नहीं है। बिल्डिंग योर ओन इंडस्ट्री इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। वो चाहे फिर आप बाहर से पैसा ला के करें या अंदर से करें। फिर बाहर से पैसा अभी आपको जैसे अभी भी कोई नहीं पैसा दे रहा है, और वो एक बहुत अजीब सी मतलब ये भी पाकिस्तान में डील हुई है रिसेंटली। हाँ नहीं, ये भी जो हमारा फर्स्ट क्वार्टर है इट वाज मतलब बहुत से सालों के बाद ये पहला क्वार्टर गुजरा है जिसके अंदर पाकिस्तान में किसी स्टार्टअप को कोई फंडिंग नहीं मिली, वरना देयर वर न्यूज़ ऑल द टाइम कुछ ना कुछ हो रहा था। उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को प्ले करना चाहिए। बाहर से पैसा लेके आने की तो बहुत से लोग, बहुत से एंटरप्रेन्योर्स बातें करते हैं कि बाहर से पैसा ले आए बस हम लोग, लेकिन वो इस तरह से आ नहीं सकता है क्योंकि एक पाकिस्तान का इमेज इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, इन टर्म्स ऑफ पुटिंग आउट द राइट अमाउंट ऑफ एफर्ट्स, जो कि मेरे ख्याल से कोई भी 7 समुंदर पार बैठा क्लाइंट एक्सपेक्ट कर रहा होता है और पैसे भेज रहा होता है, उसके अगेंस्ट बहुत ज़्यादा मैच मेकिंग नहीं रही पाकिस्तान में, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं मीट हुई। तो इसमें गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा फैक्टर है। हम जैसे जो लीडर्स हैं हम लोगों का बहुत ज़्यादा फैक्टर है कि हम जो एग्जिस्टिंग काम है उसके अंदर जितनी ज़्यादा इंप्रूवमेंट, जितनी ज़्यादा क्वालिटी और जितना ज़्यादा आई मीन उस चीज़ को ज़बरदस्त तरीके से कर सकते हैं कि हाँ पाकिस्तान का नाम ज़रा रिवाइव हो, वो हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन ऑन टॉप ऑफ इट पाकिस्तानी जो गवर्नमेंट है उनको भी इस तरह के इनिशिएटिव्स देने चाहिए। ज़रा एजुकेटेड लोग बैठें जो कि थोड़ा सा टेक्निकली चीज़ों को एड्रेस करें, इन्वेस्टर्स को उनके पैसे की श्योरिटी दें। This has happened with me and a lot of friends that I know as well that I talk to कि लोग जो है वो हम बाहर जाते हैं, लोग क्लाइंट्स को मिलते हैं या किसी इन्वेस्टर से मिलते हैं किसी प्रोडक्ट को लेके, तो वो पैसा देने को राजी होते हैं, बट अगेन उनका जो कंसर्न होता है वो डायरेक्टली वो आपसे जो है ना वो इस चीज़ की करेंगे कि पाकिस्तान में मैं किस तरह से इस चीज़ को इंश्योर करूँ। तो ये एक प्रॉब्लम जो है ना, ये दिस इज़ नॉट अ सेकंड हैंड प्रॉब्लम जो मैंने किसी से सुनी हो या फील की हो, दिस इज समथिंग जो कि मैंने डायरेक्टली इन्वेस्टर से फीडबैक लिया हुआ है। तो दिस इज समथिंग जो कि गवर्नमेंट लेवल पे इसके अगेंस्ट इस इमेज के अगेंस्ट एक कैंपेन होनी चाहिए। गवर्नमेंट शुड कम आउट और लोगों को इंश्योर करे कि जी आपके बहुत ट्रांसपेरेंसी लेके आए, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, कि आपका जिस तरह से पैसा आ रहा है वो किस तरह से सिक्योर है और किस तरह से ये जो पाकिस्तान में लोगों ने आपसे पैसा लिया वो किस तरह से लायबल है इसको पूरा करने में। इन चीज़ों में गवर्नमेंट एक मॉडरेटर का रोल अदा करे तो आई बिलीव कि हम अपनी इंडस्ट्री बिल्ड कर जाएंगे, और वो शायद वाकई पाकिस्तान के लिए थोड़ा सा फेस चेंजिंग एक फैक्टर हो, नॉट जस्ट दीस रेमिटेंसेस। राइट। अच्छा, एक अहम बात है, क्या आईटी इंडस्ट्री पाकिस्तान के प्रॉब्लम्स फिक्स कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है। आई बिलीव पाकिस्तान के मेजर प्रॉब्लम्स जो कि विद इन द कंट्री जो आपके समझ लें कि जो आपको सोशली इम्पैक्ट कर रहे हैं उनको भी एड्रेस कर सकती है। ये सेफ सिटी जो एक प्रोजेक्ट है इनका, एक बड़ी सादा सी एग्जाम्पल है। आई नो बहुत से लोग उसकी प्राइसिंग के ऊपर, उसके पीछे करप्शन के ऊपर बहुत से क्रिटिसिज्म करते हैं। मैं तो बस मेरली कोई पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा, मेरली टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट कह रहा हूँ कि सबकी सीट बेल्टें भी लग गई थी, सब स्पीड रूल्स भी फॉलो कर रहे थे, चलान हो रहे हैं, सब कुछ मतलब आपको दुबई सऊदीया वाला आपको नजर आने लग गया था। तो इवेंचुअली टेक्नोलॉजी बहुत से अभी भी आई बिलीव जिस तरह पाकिस्तान की आबादी और यूथ ये सब ग्रो किया है, हमारे नादरा ने, हमारे पासपोर्ट ऑफिसर्स ने ये टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस किया तो ये सब चीज़ें स्केलेबल हुई। अच्छा, यहाँ पे एक चीज डिस्कस करेंगे, पाकिस्तान में करप्शन बहुत ज्यादा है। आपके ख्याल में अगर आईटी को इन्वॉल्व किया जाए इन सब चीजों में तो क्या करप्शन खत्म की जा सकती है? ये सॉर्ट ऑफ पॉलिटिकल आप ये समझें कि जो टेक्नोलॉजी के अंदर दुनिया में बहुत टॉप पे भी कंट्रीज है वहाँ पे भी ऐसा नहीं हुआ। अच्छा, तो उसकी कोई रीजन
Right. वो रीज़न ऑब्वियसली यही है कि वो नहीं ईमानदारी नहीं। वो चीज़ होने नहीं दी जा सकती। मैं गेस वो सारी दुनिया जो है वो उसके बेहतरी के या उन चीज़ों के हक में नहीं है। बहुत से देर आर पीपल जिनके पास अपने लिए बहुत सी चीज़ें जिनको छुपानी है, तो वो और वो लोग बहुत ज़्यादा पावरफुल सीट्स पे भी हैं। तो इवेंचुअली ये चीज़ इस तरह से पॉसिबल नहीं है। हाँ, अगर कोई सोशल एक्टिविस्ट या एक्टिविस्ट आगे कुछ कर जाए तो कर जाए। राइट। अच्छा, टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव से बात करते हैं कि आजकल का जो इरा है, अभी करंट इरा, वो बहुत फास्टली ग्रो कर रहा है। बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजीज हमने इस करंट इरा में देखी हैं जो चेंज हुई हैं। लाइक जैसे आपने एआई की बात की, चैट जीपीटी, क्लॉड 3 और लाइक इस तरह की ऐसी चीज़ों ने एक डायनामिक ही चेंज करके रख दिया है। आने वाले फ्यूचर में आप एज सीटीओ, आप टेक्नोलॉजी को बड़े अच्छे से समझते हैं कि टेक्नोलॉजी के एरा में कौन कौन सी चेंजेस देख रहे हैं, कौन कौन से टेक्निकल आप फर्दर डोमेन्स देख रहे हैं जो अनवेल होने जा रही हैं और जिन पे हमारे स्टूडेंट्स को, बच्चों को काम करना चाहिए। आई थिंक ये बहुत से लोग जो कुछ रिसर्च वगैरह करके चलते हैं तो वो बहुत से लोग इस बात को समझते हैं कि यस, एआई इज़ हेयर एंड इट इज़ हेयर टू स्टे। वो बस कोई बबल नहीं है जो कि कभी ना कभी बर्स्ट होगा, लाइक ब्लॉकचेन या लाइक एनी अदर इंडस्ट्री जो कि आती रही है जाती रही है। तो एआई इज़ हेयर टू स्टे। बहुत से एंटरप्राइज प्रोडक्ट्स जो हैं उसको अपना परमानेंटली पार्ट बना चुके हैं। तो एक बहुत ज़्यादा जो मैंने मतलब बस नॉलेज के लिए शेयर करूँगा, आई बिलीव बहुत से लोगों को शायद पता भी होगा, जो देखा है कि नया रोल उभरते हुए वेस्ट में स्पेशली, वो प्रॉम्प्ट इंजीनियर का है, जो कि इज़ कम्प्लीटली अराउंड राइटिंग गिविंग द राइट प्रॉम्प्ट्स टू एआई जो कि कॉस्ट इफेक्टिव भी हो और रिजल्ट ओरिएंटेड हो। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा मतलब ज़बरदस्त है जो कि नई इवॉल्व भी हुई है। ऑन टॉप ऑफ इट जो हमारे रीजन के लिहाज से अगर मैं कहूँ कि ये जो चेंजेस हैं या इनका क्या इम्पैक्ट हो सकता है, तो आई बिलीव सबसे पहले हमें एक अगेन रिकग्निशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, एक्नॉलेज करने की ज़रूरत है कि दुनिया में कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज आ गई हैं। इस नॉलेज को थोड़ा सा आम करने की ज़रूरत है। मेरा बहुत ज़्यादा दिल दुखता है जब मैं कभी देखता हूँ कि मतलब गरीब माँ बाप अपने बच्चों को कंटेंट स्पेशलिस्ट बनने का कोर्स करवा रहे हैं, जबकि द टेक्नोलॉजी इज हियर टू किल दैट रोल इटसेल्फ फ्रॉम द लास्ट ईयर। लेकिन चूंकि उनको नहीं पता, चूंकि उस बच्चे को गाइडलाइन नहीं है, तो ये अगेन रॉन्ग डायरेक्शन। और मतलब दुनिया, वो जो एक बात करते हैं ना लोग, कि दुनिया कहीं हो जा रही है, हम कहीं हो जा रहे हैं, वो वाला फैक्टर ना हो। बस किसी तरह से वेदर जो टेक इंडस्ट्री के लीडर्स हैं वो इस चीज़ को थोड़ा सा टेकअप करें, लेकिन इस नॉलेज को आम करेंगे। यार एआई है या ब्लॉकचेन है या मशीन लर्निंग है या कंप्यूटर विजन है, उन चीज़ों की एप्लीकेशंस हैं। अब हम अभी उस तरह के एजुकेशन सेक्टर से भी और एक्सपीरियंस अपना टेक्निकल स्किल्स वाइज भी हम अभी उस लेवल के लोग नहीं हैं बहुत ज़्यादा। यहाँ पे पाकिस्तान में बहुत चंद हैं जो शायद इनोवेशन पे काम कर रहे हैं या रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहे हैं, लेकिन मेजरली जो आवाम है वो जॉब और मजदूर तबका है। तो उनको इस वक्त जो है ना वो इस चीज़ की ज़रूरत है कि इन टेक्नोलॉजीज की एप्लीकेशंस क्या हैं वो समझें। ये टेक्नोलॉजीज अप्लाई कहाँ कहाँ हो सकती हैं, उनसे अपने स्टार्टअप्स बना सकते हैं, उनके प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, अपनी सर्विसेज में यूज़ करके उन चीज़ों को फास्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर अभी बच्चे अगेन डायरेक्शन गलत रखेंगे, सोचेंगे हम भी अपना चैट जीपीटी बनाने बैठ जाएंगे, जी जी, तो वो फिर मतलब ऐसी चीज़ें नहीं है कि जिनको मतलब बहुत ज़्यादा मैं मतलब डिमोटिवेट नहीं कर रहा, लेकिन आई बिलीव कि देयर इज़ अ ह्यूज पोटेंशियल ऑलरेडी स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू, जिसको आप छोड़ के आप कह रहे हैं कि नहीं मैंने आप टेंशन बनाने जाऊँगा, तो इट डजंट मेक सेंस रियली। right. All right, let's wrap up this discussion. Last question for you. What's the definition of success for you? Definition of success बहुत ज़्यादा generic question है, लेकिन I'll give it a try. So for me, I think it's the freedom. I've always thought about it. बहुत ज़्यादा आंसर नहीं मिलता because the एजाज जो 2023 में था वो आज 24 में नहीं है, जो 22 में था वो 23 में नहीं था। तो हर साल इंसान कुछ ना कुछ सीख रहा होता है, उसमें बहुत ज़्यादा चेंजिंग आपके बिहेवियर में आ रही होती है और आप इतना ज़्यादा कॉप अप नहीं कर पाते अपनी ही पुरानी थॉट्स के साथ। लेकिन इस जेनेरिक आंसर का, इस जेनेरिक क्वेश्चन का जेनेरिक आंसर यही है कि टू हैव फ्रीडम। वो फ्रीडम पैसे के मामले में भी हो सकती है, वो फ्रीडम किसी बंदे के लिए इस चीज़ में भी हो सकती है कि वो अपनी रिलीजियसली या स्पिरिचुअली चीज़ों को सही से परफॉर्म करे, वो इस चीज़ में भी हो सकती है माँ बाप की खिदमत करे, वो इस चीज़ में भी हो सकती है। सो फ्रीडम फ्रॉम ऑल दिस जो एक हमारा इकोनॉमिक वो चल रहा है। और लास्टली आई वुड से कि थैंक यू अगेन फॉर हैविंग मी। आई बिलीव कि ये चीज़ें कुछ लोगों के काम आ जाए, बट आई स्टिल आई मीन प्लीज डू अटैच माई लिंक्डइन और समथिंग जहाँ पे अगर इफ समबडी नीड्स एनी सॉर्ट ऑफ मेंटरशिप, तो मैं कंप्लीटली, मैं बहुत ज़्यादा सोशल मीडियाज पे अवेलेबल नहीं हूँ, लेकिन आई बी एबल टू हेल्प यू गाइज ऑन लिंक्डइन ऑफ कोर्स, और I'd love to do it. Yes. Jazakallah. Thank you very much. Last कुछ words, final message for the people, हमारी audience, क्या कहना चाहेंगे आप उनसे?
अच्छा, ये इस सवाल का जवाब जो है ना वो भी कुछ ऐसे बात बदलता रहता है, लेकिन आजकल इसका जवाब ये है कि मैं बहुत ज़्यादा रिसेंटली लिंक्डइन से और जो एक दो सोशल मीडियाज में देख रहा होता हूँ, वहाँ से बहुत ज़्यादा एक सेलिब्रेटरी कल्चर देख रहा हूँ पाकिस्तानी टेक इंडस्ट्री में भी और ओवरऑल भी, जहाँ पे शो ऑफ, बहुत ज़्यादा शो ऑफ है, बहुत ज़्यादा, आई मीन आई नो ऑल अबाउट दिस मार्केटिंग स्टंट्स एंड एवरीथिंग, एक पूरी कैंपेन्स होती हैं, पूरा डिपार्टमेंट्स होते हैं जो ये सब चीज़ें कर रहे होते हैं। देखिए, कोई भी बंदा, फॉर पीपल जिनके पास वो चीज़ें भी शायद नहीं है, उनके लिए मैं कहूँगा कि कोई भी बंदा मेहनत के बगैर, क्या वो वैल्यू जनरेट किए बगैर किसी चीज़ को एंजॉय या किसी गिफ्ट को एंजॉय नहीं कर रहा। अगर एक बंदे को गाड़ी, किसी को बाइक, किसी को प्लॉट कंपनी से मिल रहा है, तो उसने उसका कोई 10x जनरेट करके कंपनी को दिया होगा तो वो मिल रहा होगा, तो बहुत ज़्यादा अपने आप को डिमोटिवेट ना होने दें। मतलब आई नो ये चीज़ें पोस्ट करने वाले नहीं समझते हैं इन चीज़ों को उस तरह से, और वो these things might hit somebody differently. Exactly. तो एक तो ये कि उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा इस तरह से ना समझें कि दे कम फ्रॉम फॉर फ्री, आपको बस कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करनी है। और ऑन टॉप ऑफ इट जो सेलिब्रेशन कल्चर की मैं बात कर रहा था, देखें हम पाकिस्तान में कोई इनोवेशन नहीं कर रहे हैं, कुछ जीरो से क्रिएट नहीं कर रहे हैं, हम मेजर्स ऐसे नहीं बना रहे जो जाएंगे और वापस आ जाएंगे, हम बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक कार्स नहीं बना रहे हैं, हम कुछ दुनिया में भी वर्ल्ड चेंजिंग कुछ ऐसा नहीं कर रहे हैं जिसका कोई वर्ल्ड वाइड इम्पैक्ट हो। तो प्लीज़ जो अपनी बार है सेटिस्फेक्शन की या सेलिब्रेशन की, थोड़ी हाई कर लें। आई बिलीव वो भी बहुत ज़्यादा लो है। चंद बच्चे चंद $1000 लाते हैं, चंद APIs लिखते हैं और चंद प्रोडक्ट्स लॉन्च करते हैं, देयर यू गो, मतलब दे बिकम समबडी। तो वो इस तरह से करने की बजाय थोड़ी सी इस बार को हाई करने की ज़रूरत है, आई बिलीव। और वो इट गोज़ फॉर द टेक लीडर्स एज वेल, इट गोज़ आउट फॉर एवरीवन हु इज़ वर्किंग इन पाकिस्तान। वो आई नो कि पैसा ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, लेकिन पाकिस्तान का एक ओवरऑल एक इमेज भी है, और वो बहुत ज़्यादा, वो लोग मेरी बात इस बात से रिलेट करेंगे जो इंटरनेशनली ट्रैवल करते हैं। Right. तो प्लीज़ फॉर द सेक ऑफ दिस कंट्रीज इमेज हमें थोड़ी सी अपनी बार को हाई करना है। ये जो सेलिब्रेशंस हैं ये सारी ज़िंदगी होती रहेंगी, लेकिन अभी हम कंट्रीज़ नहीं हैं, और वो कंट्रीज जो हैं वो भी सेलिब्रेशन इतनी नहीं करती हैं, आई बिलीव Exactly. ज़्यादा हम करते हैं। तो या दैट्स माय मैसेज दैट गोज़ आउट टू एवरीबॉडी। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच। तो व्यूवर्स, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि अपनी अचीवमेंट्स और गोल्स की जो बार है उसको हाई करें। बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं जिन पे ये सारी बातें हुई हैं, बड़ी अच्छी चीज़ें हैं, पॉइंट्स हैं जो हमने डिस्कस किए हैं। होपफुली ये अल्टीमेटली बहुत सारे लोगों के लिए बेनिफिट का बायस होंगी, और इंशाल्लाह हम इन डिस्कशंस को आगे बढ़ाएंगे और अच्छी अच्छी पॉजिटिव चीज़ें हम लोगों के लिए लेके आएंगे। तो नेक्स्ट स्टोरी के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपने सर्कल में शेयर कीजिए। जज़ाकल्लाह।